हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप एंड स्वागत करता हूं सेमेस्टर्स वाला चैनल पे। सी प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है, और साथ ही साथ हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे जो कि होते हैं स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आइडेंटिफायर हैं। जब हमने शुरुआत में बात की थी तो सी लैंग्वेज के वर्ड की कैटेगरी टोकन्स के बारे में बात की थी, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि टोकन्स में एक तरीका या एक पर्टिकुलर चीज होती है, वो होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक नाम होता है जो हम देते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग में उसको। जैसे कि हमने नाम दिया इन रियल लाइफ लोगों को, घरों को, स्ट्रीट को, शहरों को, ऐसे। तो यहां पे एक आइडेंटिफायर जो है वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नाम या एक आइडेंटिफायर होता है जिसके अंडर हम एक वैल्यू रख सकते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में बात की डेटा टाइप की, तो जिस भी टाइप का आप वेरिएबल बनाएंगे उस टाइप की एक वैल्यू वो वेरिएबल रख लेगा। मान लो आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, तो वो वेरिएबल एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने के काबिल बन जाएगा। तो आप कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर यूज करना चाहते हैं तो आप एक वेरिएबल बना के उसमें आप रख दो इंटीजर वैल्यू, और उस वेरिएबल को आप जहां भी यूज करोगे आप उसको एज एन इंटीजर यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल आइडेंटिफायर्स हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। वेरिएबल बनाते कैसे हैं? प्रोग्रामिंग में आप जब वेरिएबल यूज करोगे, स्पेशली इन सी प्रोग्रामिंग, तो वहां पे आपको वेरिएबल पहले बनाना पड़ेगा। तो बनाने का क्या तरीका है? बनाने का तरीका है ऐसे कि पहले डेटा टाइप लिखो, फिर स्पेस, फिर उस वेरिएबल का नाम, और आखिरी में सेमीकॉलन। सेमीकॉलन क्यों लगाया जाता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोग्रामिंग में अगर कोई स्टेटमेंट को वहीं खत्म करना है, आगे वाला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप सेमीकॉलन लगा देते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा मैंने आईएनटी। आईएनटी का मतलब है इंटीजर, तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है। फिर स्पेस नम। नम है वो नाम जो मैंने दिया है अपनी मर्जी से। आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपने दोस्तों के नाम दे दो, ए बी सी डी ई एक्स वाई, जो भी आपके आइडेंटिफायर बनाने का जो हमने रूल शुरुआत में देखा था उसको फॉलो कर पाए, वो नाम आप दे सकते हो। बट यहां एक सीखने वाली बात है कि जैसे ही आपने ये वेरिएबल बनाया, ये इंटीजर स्पेस नम, तो जैसे ही आपने एक वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल का नाम है नम और ये वेरिएबल का टाइप है इंटीजर। अगर हम बेसिक कंपाइलर की बात करें जहां पे एक इंटीजर 2 बाइट में या 16 बिट में स्टोर होता है, तो जैसे ही आप ये बनाओगे, आपका रैम मेमोरी जो है, रैम मेन मेमोरी जो है, उसमें 2 बाइट की स्पेस जो है अलोकेट हो जाएगी। अगर इंटीजर 2 बाइट का है तो, अगर आपके कंपाइलर में एक एक इंटीजर 4-4 बाइट में स्टोर होता है तो 4 बाइट, डिपेंड्स। तो यहां पे या तो 2 बाइट या 4 बाइट, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, अलोकेट हो जाएगी रैम में। किसके नाम में? इस नम नाम से अलोकेट हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही आपने ये बनाया, इस नम नाम से एक प्लॉट बुक हो गया भैया रैम में। वो प्लॉट का साइज कितना है, या तो 2 बाइट का या 4 बाइट का, ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो कंपाइलर आप यूज करोगे एग्जीक्यूशन के लिए, उसके हिसाब से। बट इसका नाम क्या होगा? नम। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था ये बात कि नाम तो नम है, ठीक है, इसके अंदर यहां आप वैल्यू भी स्टोर करोगे 2 बाइट के अंदर, जो भी वैल्यू है, 5, 6, -2, -15, -1000, +1000, जो भी वैल्यू यहां आ जाएगी। बट मेमोरी में कुछ भी आप अंदर रखते हो तो उसका होता है कुछ एड्रेस। जी हां दोस्तों, तो इसका कुछ एड्रेस भी होगा। वो एड्रेस क्या होगा, कैसे होगा, हमें नहीं पता। वो इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम का काम है कि जहां जगह मिलनी चाहिए, इस नम नाम के वेरिएबल को मेमोरी में जगह दे देगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने बाय चांस फॉर एन एग्जांपल एक नया वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का, कैर स्पेस ch नाम है उसका और सेमीकॉलन, क्या होगा? ch नाम का वेरिएबल बनेगा जो एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, बट इसका साइज कितना होगा? 1 बाइट का। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर जो है एक ही बाइट लेता है। तो ch नाम के एक वेरिएबल के लिए नाम उसका ch होगा, कुछ एड्रेस भी इसका होगा, और
यहां पे मेमोरी के अंदर 1 बाइट या 8 बिट की स्पेस अलोकेट हो जाएगी इस सी एच नाम के अंडर। ठीक है, अगर फ्लोट हुआ तो 4 बाइट की स्पेस अलोकेट होगी। हमने ये लास्ट क्लास में ही देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर सर हमें एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़े तो, मान लो मुझे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल बनाने हैं, हाउ टू डिफाइन मोर देन 1 वेरिएबल्स। अगर एक ही टाइप के अगर एक से ज्यादा वेरिएबल बनाने हैं तो आपको अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है INT A, INT B, INT C, कितनी बार लिखोगे? नहीं, हम इसकी बजाय क्या करेंगे, टाइप एक बार ही लिखेंगे। जितने भी वेरिएबल आपको बनाने हैं उनको कॉमा सेपरेटेड लिख दो। नाम 1 2 3 4 5 जितने वेरिएबल उस टाइप के आपको क्रिएट करने हैं लिख दो, सेमीकोलन यहां लगा दिया आखिरी में। जितने भी वेरिएबल आपने लिखे हैं सब अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे अलग अलग एड्रेसेस पे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां इंटीजर एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, दूसरा बनाया एवरेज नाम का, तीसरा बनाया एरिया नाम का। ये तीनों वेरिएबल 3 अलग अलग हैं। नम अलग है, एवरेज अलग है, एरिया अलग है। तीनों को अलग अलग स्पेस मिलेगी मेमोरी में जाके, रैम में जाके। तो रैम में नम नाम का वेरिएबल अलग होगा जिसका कुछ एड्रेस होगा, इसको भी 2 बाइट 4 बाइट डिपेंड्स कि इंटीजर आपके कंपाइलर में कितनी बाइट का है उसके हिसाब से मिल जाएगी। या तो 2 बाइट मिलेगी या 4 बाइट मिलेगी। सिमिलरली आपके पास एवरेज नाम का वेरिएबल आया, इसमें भी इतना ही 2 बाइट या 4 बाइट की स्पेस इसको अलग से मिलेगी। और एरिया नाम का वेरिएबल आया, इसको भी 2 बाइट या 4 बाइट मिल जाएगी। 2 बाइट या 4 बाइट मिल जाएगी। तो अलग अलग तीनों वेरिएबल को स्पेस मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर मुझे अगर एक इंटीजर चाहिए, 2 कैरेक्टर चाहिए, तो क्या एक लाइन में लिख सकता हूं? नहीं, एक टाइप के वेरिएबल के लिए आप एक, अगर आपको कैरेक्टर वेरिएबल बनाने हैं तो अलग से उसकी लाइन लिखनी पड़ेगी। कैरेक्टर लेट्स से मैंने बनाया CH1 CH2, तो 2 कैरेक्टर वेरिएबल अलग से बनेंगे, इनके लिए एक एक बाइट मेमोरी में अलग से स्पेस निकलेगी। बट याद रखिएगा कैरेक्टर और इंटीजर को दोनों को एक साथ एक लाइन में आप नहीं लिख पाएंगे। इंटीजर सारे एक साथ लिख सकते हो कॉमा सेपरेटेड, कैरेक्टर एक साथ, फ्लोट एक साथ, डबल एक साथ, ऐसे आप एक टाइप के वेरिएबल के एक साथ डिफाइन कर सकते हो। अब यहां पे बात आती है सर इनकी वैल्यू क्या होगी। जब आपने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का नम, इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू है? नहीं, इसमें कोई वैल्यू हमने अभी नहीं डाली। तो आप बोलोगे सर 0 आएगा? नहीं, यहां कोई 0 नहीं आता है। यहां ना कोई भी अनप्रिडिक्टेड गार्बेज वैल्यू आती है। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। क्यों कचरा? देखो कंप्यूटर सिस्टम में होता क्या है ना, जो 2 बाइट की स्पेस इस नम को अभी मिली है वो पहले किसी और को मिली थी। जी हां, पहले कंप्यूटर सिस्टम में किसी और को मिली थी, वो इसको मिल गई। अब वो और क्या था उसका कुछ तो बाइट का कॉम्बिनेशन यहां रहेगा जो मुझे नहीं पता। तो पुरानी वैल्यू जो इसको पहले मिली थी या जो ये स्पेस किसी और को मिली थी उसका कोई तो अनप्रिडिक्टेबल, बिना हमें जाने समझे कोई तो अननोन वैल्यूज यहां पे है। तो अगर हम इस नम को यूज करने की कोशिश करेंगे एज एन इंटीजर तो हमें कोई तो अननोन वैल्यू निकल के आएगी जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम की भाषा में कहते हैं गार्बेज। तो जब तक आप नम के अंदर कोई वैल्यू अलग से स्पेसिफिकली लिख नहीं देते, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल गार्बेज वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो कभी कभी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, जब वेरिएबल बनाते हैं तो उनको एक शुरुआत में इनिशियल वैल्यू दे देते हैं कि भाई वेरिएबल तुम शुरुआत की वैल्यू ये ले लो 5 10 12 15 20 जो भी हमको लेनी है, ताकि हम उस वैल्यू से शुरुआत कर सकें। वो वैल्यू बदल सकती है ऑफ कोर्स, तभी तो नाम वेरिएबल है कि वो वेरी करता है, चेंज हो सकता है, बाद में प्रोग्राम में उसकी वैल्यू बदली जा सकती है बिल्कुल, पर शुरुआत की पहली कोई तो वैल्यू होगी ना। अगर हम देना चाहें पहले से डिफाइंड हो, डिसाइडेड हो तो दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमने अगर कोई इनिशियल वैल्यू रखनी है
इनिशियल वैल्यू कैसे लिखी जाए किसी वेरिएबल में, उसका टाइप है ये टाइप, वेरिएबल का नाम इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको देनी है वो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनिशियल वैल्यू उस वेरिएबल में डाल सकते हो, जिसको बोलते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। टर्म है खाली, थोड़ा थोड़ा यूज करते जाओगे तो ये टर्म्स बहुत फेमिलियर आपकी हो जाएगी। एग्जाम्पल्स देखो मैंने लिखे, मैंने एक इंटीजर टाइप का नम बनाया जिसमें शुरुआत में वैल्यू दी है 10, कैरेक्टर टाइप का ch बनाया जिसमें वैल्यू दी है कैपिटल A। पर आप यहां देखेंगे कुछ डिफरेंस कि सर यहां 10 तो एज इट इज लिख दिया, पर अगर आपने यहां कैपिटल A कैरेक्टर इस ch वेरिएबल में डाला तो यहां आपने ये सिंगल कोट क्यों लगाया है? क्योंकि बच्चा लोग याद रखिएगा, कैरेक्टर वैल्यू को हमेशा एनक्लोज करना है अंडर सिंगल कोट, क्योंकि मेरा कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको वरना समझ नहीं पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सिंगल कोट में आपको लिखना है किसको, कैरेक्टर वैल्यू को। तो जब भी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू असाइन करोगे ऐसे, तो कैरेक्टर वैल्यू का कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू जो ये है वैल्यू, ये वैल्यू जो है आपकी, इस वैल्यू को आपको हमेशा सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। आपके कीबोर्ड पे है ये सिंगल कोट, एंटर की के जस्ट पास में। ठीक है, तो सिंगल कोट में ही लिखना पड़ेगा। देखो इंटीजर वेरिएबल मैंने दो बनाए यहां, एक x और y। x को 1 से इनिशियलाइज कराया, y को 2 से। कर सकते हैं दोनों को एक साथ लाइन में, बिल्कुल। अगर आप ज्यादा वेरिएबल बनाते हो, उनमें से एक को ही इनिशियल वैल्यू देना चाहते हो तो भी चलेगा। जैसे कि यहां मैंने 3 वेरिएबल बनाए, एक a b c इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर स्पेस a b c, बट मैंने a को इनिशियल वैल्यू दी है 5, b को इनिशियल वैल्यू दी है 8, सी को कोई वैल्यू नहीं दी, चलेगा बिल्कुल। जिसको आप नई कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो उनको आप ऐसा फॉर्मेट लगा के लगा दो, नहीं असाइन करना चाहते हो तो रहने दो, मत करो। इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, नहीं, इसकी कोई फिर अननोन वैल्यू निकल के आएगी, पर इनकी डिफॉल्ट वैल्यू अब 5 और 8 बन गई है। आगे जाके क्या ए की वैल्यू बदल सकती है? बिल्कुल, मैं जो चाहूं ए में डाल सकता हूं, जो चाहूं बी में डाल सकता हूं, बट शुरुआत में वैल्यू ये रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ए 5 से स्टार्ट हो, बी 8 से स्टार्ट हो, इस तरीके से। ये है इनिशियलाइजेशन। अब नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। क्या होते हैं? देखिए, जब आप कभी कंप्यूटर सिस्टम की प्रोग्रामिंग से डील करते हैं तो आपको बहुत बार जो भी आपका आउटपुट आया है या जो आपको कोई कैलकुलेशन निकल के आया है, वो उसको आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है। तो अगर आपको कोई वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है या कोई स्टेटमेंट को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो इसके लिए आप आउटपुट फंक्शन लेंगे जिसे हम प्रिंटएफ कहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि कोई वेरिएबल आपने बनाया पर इसकी इनिशियल वैल्यू जो है फिक्स ना रखो प्रोग्राम के लिए, हम जब भी प्रोग्राम चलाएं अपनी मर्जी से कीबोर्ड से एंटर करें और फिर वो वाली वैल्यू कीबोर्ड की जो भी मैंने एंटर की हुई है वो उस वेरिएबल में जाए, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन यूज करते हैं जो कि है स्कैन। एक एक करके इनको देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्रिंटएफ। देखिएगा, प्रिंटएफ जो है सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में है और ब्रैकेट है बाद में, और ये ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला। और कुछ यूज मत करिएगा, ये पैरेंथेसिस कहते हैं। जब भी कभी आप ऐसे पैरेंथेसिस लगा देते हो किसी नाम के पीछे सी प्रोग्राम में, वो बन जाता है फंक्शन। क्या बन जाता है? फंक्शन। तो ये प्रिंटएफ एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है और आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन प्रिंटएफ अगर आपने लगाया है, ये सारे स्मॉल लेटर में है, ये प्रिंट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट करना है आपके प्रोग्राम में, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे प्रिंटएफ, इस ब्रैकेट के बीच में, ये ब्रैकेट जो आपने लगाए हैं इसके बीच में डबल कोट के अंदर आप वो पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख दो जो आपको प्रिंट कराना है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में रन होगा, आपके आउटपुट वाले स्क्रीन पे एज इट इज दिखेगा, दिस इज अ सी प्रोग्रामिंग क्लास। एज इट इज जो छोटा कैरेक्टर लिखा है वो छोटा, बड़ा जो लिखा है बड़ा, एज इट इज जो भी डबल कोट में आपने लिखा है वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो स्टेटमेंट को डबल कोट के अंदर। अगर आपको किसी वेरिएबल की या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो ये वैल्यू जो है
उसका रहेगा टाइप। इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि फ्लोट है कि डबल है, क्या है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई वैल्यू प्रिंट करानी है जिसका टाइप है, तो फिर हमें पिछली क्लास में जाके वहां से देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, क्योंकि यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। अगर एज इट इज कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, ठीक है, वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करानी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा। तो क्या होगा यहां, इसका तरीका यह है, प्रिंटफ डबल कोट के अंदर आप लिखेंगे खाली फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो भी वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो, फिर कॉमा लगा के वेरिएबल या एक्सप्रेशन जो प्रिंट कराना है वो यहां, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट के अंदर। ये बहुत स्पेसिफिक तरीका है जो आपको यूज करना है। जैसे कि यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, INT, वेरिएबल का नाम है नम, और इसको इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी है लेट्स से 2। ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस नम वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट करूं। मैंने जो 2 इंसर्ट कराया है, क्या ये प्रिंट होता है सेम टू सेम? ये वेरिएबल है, जी हां। इसका टाइप क्या है? इंटीजर। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, प्रिंट एफ। डबल कोट के अंदर क्या लिखूंगा, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी। जैसे ही आपने परसेंटेज डी लिखा, मेरे कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आएगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है यहां, और कॉमा लगा के जो भी वेरिएबल मुझे चाहिए उसका नाम। क्या करेगा ये, नम वेरिएबल को उठाएगा, इस फॉर्मेट में परसेंटेज डी मतलब इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 2, एज इट इज 2 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर कोई नम या कोई एक्सप्रेशन आपको प्रिंट करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। सर आप एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन बोले जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? एक और स्टेटमेंट इसके आगे ही मैं यहां लिखता हूं। अगर मैंने लिखा यहां प्रिंट एफ परसेंटेज डी, मैं इंटीजर ही चाहता हूं, पर मैंने यहां लिख दिया नम मल्टीप्लाई बाय 5, क्या मैं कोई नम वेरिएबल को एज इट इज प्रिंट करा रहा हूं? नहीं, मैंने यहां एक एक्सप्रेशन लिखा है, पहले एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। नम मतलब ये वेरिएबल, इस वेरिएबल की अभी वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा ये 10। किस फॉर्मेट में? इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर दो। तो यहां पे एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और ये कहने का इसका मतलब है इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर दो। आउटपुट जो यहां से निकलेगा क्या निकलेगा? जोर से बोलो भैया, जय माता दी नहीं बोलना, आंसर बोलना है 10। ठीक है, चलो समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने परसेंटेज डी लिखा है, इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं, है ना। तो एक कुछ एग्जांपल्स में लेके आया हूं, देखिए जरा। इंटीजर एक्स वेरिएबल बनाया 4 वैल्यू के साथ, वाई वेरिएबल बनाया 7 वैल्यू के साथ। जब ये ऐसे प्रोग्राम लिखे होते हैं ना, प्रोग्राम चलाने का मेरा बड़ा स्पेशल तरीका होता है कि मैं लिख लेता हूं, वेरिएबल है एक्स जिसकी वैल्यू 4 है, वाई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 7 है। अब मैंने अगर यहां दोनों वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कराने की कोशिश करी, कर सकते हैं बिल्कुल, एक ही स्टेटमेंट में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। डबल कोट के अंदर जितने वेरिएबल्स आपको प्रिंट करने हैं उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दो। एक इंटीजर एक कैरेक्टर को भी प्रिंट करा सकते हैं, बिल्कुल। पहला इंटीजर है तो परसेंटेज डी, दूसरा भी इंटीजर है तो परसेंटेज डी। आप देख सकते हैं यहां दोनों परसेंटेज डी के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो अगर मैंने ऐसा टाइप किया और बाद में जितने भी वेरिएबल है उनको कॉमा सेपरेटेड लिखा, पहला वेरिएबल है एक्स इंटीजर फॉर्मेट में, वाई दूसरा वेरिएबल है उसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर है, तो जो आउटपुट यहां से निकल के आएगा वो आएगा एक्स वेरिएबल की वैल्यू 4 और वाई वेरिएबल की वैल्यू 7 बिना कोई स्पेस के प्रिंट हो जाएगी। सर स्पेस क्यों नहीं आया? क्योंकि स्पेस या कोई भी कॉमा एटसेट्रा कैरेक्टर तब आएगा जब आप डबल कोट में उसको लिखोगे या बताओगे। ये कॉमा सेपरेटेड एक्स कॉमा वाई जो है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि दो अलग अलग वेरिएबल है एक्स और वाई। एक्स और वाई जो पहले सीक्वेंस में आया वो ये, दूसरे सीक्वेंस में आया वो ये, उसी जगह पे प्रिंट होंगे जहां आपने इनके
फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे हैं, पर पहली जगह क्या प्रिंट होगा, x का वैल्यू, दूसरी जगह y का वैल्यू। ये तरीका है सी प्रोग्रामिंग में लिखने का, कॉमा सेपरेटेड सारे वेरिएबल जिनको आपने यहां प्रिंट कराना है। पर प्रिंट होने का जो फॉर्मेट या तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के हिसाब से रहेगा। देखो देखो देखो, अगले स्टेटमेंट में ही आप यहां पे समझ पाएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, मैंने एक सिंगल स्पेस लगाया है, और %d, अगर आपकी नजरें थोड़ी सी भी ठीक हैं, इनमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, बिना स्पेस के और एक स्पेस के। तो अगर दो %d के बीच में आपने एक स्पेस लिया है तो x और y की वैल्यू प्रिंट होने के लिए एक स्पेस बीच में आ जाएगा। 4 और 7 के बीच में एक स्पेस दिखेगा आउटपुट स्क्रीन पे। अब मैं चाहता हूं कि एक नहीं 5 स्पेस रहें। जो भी टाइपिंग वर्क करता है उसको पता है कि 5 स्पेस अगर डॉक्यूमेंट में देना है मुझे, तो 5 स्पेस बार, जो स्पेस बार होती है ना, स्पेस बार बड़ा सा बटन जो होता है, उसको 5 बार दबाने की जरूरत नहीं है। एक टैब बटन होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के, लैपटॉप के, या आपके जो भी कीबोर्ड है उस पर लेफ्ट साइड में, यहां कीबोर्ड में यहां पे होता है टैब। ये टैब बटन क्या करता है, अगर बटन दबाते हो तो 5 स्पेस कर्सर आगे बढ़ जाता है। तो अब ये टैब बटन तो नहीं दबा सकते प्रिंट कराते कराते, तो इस टैब बटन का एक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जो कि है \t। ये रहा \t। अगर \t लिखा, इसका मतलब है ये टैब बटन का रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या करेगा, ये जब भी प्रिंट करेगा पहले %d मतलब x की वैल्यू 4, और उसके बाद \t मतलब 5 स्पेस छोड़ के अगला %d मतलब y की वैल्यू 7 प्रिंट कर दो। तो ऑटोमेटिकली 4 और 7 के बीच में आपको 5 स्पेस का गैप मिल जाएगा। स्पेस समझते हो ना, जब आप टाइप करते हो यहां पे, अगर आपने स्पेस का बार, आपका जो सबसे बड़ा बटन है कीबोर्ड का, वो दबाया, तो आपको एक स्पेस, खाली ब्लैंक स्पेस देखने को मिलती है स्क्रीन पे। वो अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं सर मेरे को तो नई लाइन में प्रिंट करनी है नई वैल्यू, तो जब भी न्यू लाइन की बात आती है, एंटर की बात आती है, तो ये एंटर की का जो हमारा कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो है बैकस्लैश और n। ये न्यू लाइन कैरेक्टर इसको बोलते हैं, जो कि एंटर का काम करेगा आपके प्रिंटिंग में। क्या मतलब है इसका, देखो यहां पे आपने पहले लिखा \d, फिर %d, \n %d। तो दो वैल्यू के बीच में जैसे ही आपने \n लिखा, पहली वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद नई लाइन में जाएंगे और दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी। पहली वाली वैल्यू x प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद नई लाइन में 7 प्रिंट होगा। ऐसा आउटपुट आपको दिखेगा। अब देखो, आप चाहते हो कि खाली वैल्यू नहीं, कुछ आपको स्टेटमेंट भी प्रिंट करने हैं, तो आप देखो यहां लिखा है मैंने, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये एज इट इज प्रिंट होगा। फिर लिखा है %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल x। तो यहां आ जाएगा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, इस %d के बजाय क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4। फिर क्या है, एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक से लिख देते हैं इसको, y इज इक्वल टू, और %d लिखा है, जी हां %d मतलब सेकेंड वैल्यू के लिए 7। कुछ ऐसा ये प्रिंट करेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप सिंगल वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, यहां एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। यहां मैंने एक्सप्रेशन में लिखा है x मल्टीप्लाई बाय y, x मल्टीप्लाई बाय y, 4 and 7 पहले मल्टीप्लाई होंगे 28, और सिंगल वैल्यू 28 प्रिंट होगी। इस तरीके से आपका ये स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन जो है प्रिंटफ काम करता है। आगे जाएंगे हम इनपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इनपुट फंक्शन हमारे कीबोर्ड से इनपुट लेने में मदद करता है। इनपुट फंक्शन का नाम क्या है, scanf। इसका जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है प्रिंटफ से, बट ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है, अगर कोई वैल्यू आपको कीबोर्ड से इंसर्ट करानी है तो पहले उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट में, scanf के अंदर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा लगा के यहां पे %, ये जरूरी है। एंड वाला सिंबल, ये वाला जो आपके कीबोर्ड पे मिलेगा, कहां मिलेगा, 7 के ऊपर, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करोगे तो ये मिलेगा। ये बटन के साथ में आपको लिखना पड़ेगा।
एम्परसेंड और जो वेरिएबल जिसमें आपने वैल्यू लेना है। तो प्रिंटफ और स्कैनफ में डिफरेंस ये है कि प्रिंटफ में आप वेरिएबल के नाम के आगे परसेंट, ये एम्परसेंड या एंड नहीं लगा रहे, यहां लगाना पड़ेगा। चलिए इसको कैसे चलाते हैं मैं बताता हूं। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया, लिखा आपने इंटीजर एक नंबर वेरिएबल। जैसे आपने एक इंटीजर नंबर वेरिएबल बनाया, मैंने आपको कहा था कि अगर आप नंबर वेरिएबल बनाओगे तो मेमोरी में नंबर के नाम के अंडर में आपको एक इंटीजर वैल्यू की स्पेस मिल जाएगी। क्या इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू अभी है? नहीं, मुझे नहीं पता। गार्बेज या अननोन वैल्यू अभी रखी हुई है, क्योंकि हमने यहां कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं डाली, इनिशियलाइजेशन नहीं किया। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा प्रोग्राम चले तो इस नंबर नाम के वेरिएबल में मैं जो टाइप करूं वैल्यू वो जाए। चाहे मैं 15 टाइप करूं तो 15 जाए, अगली बार प्रोग्राम चलाऊंगा मैं 20 टाइप करूंगा तो 20 जाएगा, अगली बार प्रोग्राम चलाऊंगा मैंने 152 डाला तो 152 जाए, जो मैं वैल्यू डालूंगा वो जाना चाहिए। तो क्या होगा, उसके लिए आपको स्कैनएफ फंक्शन लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो आपने लिखा स्कैनएफ, नंबर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट के अंदर, कॉमा एम्परसेंड नंबर। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम के लिए चलेगा, जैसे ही ये स्कैनएफ प्रोग्राम के अंदर आएगा, आपके आउटपुट स्क्रीन पे, कंसोल पे क्या दिखेगा? एक कर्सर ब्लैंक होता हुआ दिखेगा, ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। आप कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, इसका इंडिकेशन ये कि आपको आप नंबर इंसर्ट करना है। आपने मान लो नंबर इंसर्ट किया, आपने 1 5 15, एक के बाद एक 1 और 5 इंसर्ट किया, तो क्या चले जाएगा? नहीं, आपको यहां पे एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी आपके कीबोर्ड के ऊपर। तो आपने नंबर डाला 15 1 5 और उसके बाद एंटर की प्रेस की। जैसे ही एंटर की आपने प्रेस की तो ये जो 15 वैल्यू है वो इस नंबर की वैल्यू बन जाएगी। अब जब भी आप नंबर को यूज करोगे, मान लो आपने यहां लिखा, अब मैं चाहता हूं प्रिंट कराना परसेंटेज डी नंबर, क्या प्रिंट कर देगा ये? व्हाट इट विल प्रिंट? बताओ भैया, नंबर नाम के वेरिएबल में आपने कीबोर्ड से टाइप करके 15 डाला है, तो ये वैल्यू एज इट इज यहां पे आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगी प्रिंट कराने पे। आप इस नंबर पे जो भी वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कर भी सकते हैं। आपने कीबोर्ड से एंट्री करवाई है वैल्यू नंबर में, जो एंट्री करवाओगे वो वैल्यू उस नंबर के अंदर चली जाएगी। अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट करानी है तो आप दो वेरिएबल परसेंटेज डी एम्परसेंड नम कर सकते हो। दो वेरिएबल है, एक के बाद एक जाएगा। कैसे चलेगा? यहां आउटपुट स्क्रीन कुछ ऐसी आएगी, पहले कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, आप वैल्यू पहली वाली टाइप करो। पहली टाइप की आपने लेट्स से 18 और एंटर किया। जैसे ही आपने 18 एंटर किया तो नम 1 पे 18 चले जाएगा। फिर आपके पास वापस अगली लाइन में फिर से एक और बार कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप यहां दो वैल्यूज इंसर्ट करा रहे हो। तो अगर दो वैल्यूज इंसर्ट करा रहे हो तो आपको दूसरी वैल्यू भी टाइप करनी है। लेट्स से आपने नेक्स्ट टाइप की 25 और एंटर किया तो num2 वेरिएबल जो आपने बनाया था उसमें वैल्यू चली जाएगी 25। ऑफ कोर्स ऐसा ही मेमोरी का कुछ सिनारियो बनेगा। num1 में 18, num2 में 25 चले जाएगा, इंटीजर टाइप की दो वैल्यू। अब जब प्रोग्राम में आप num1 यूज करोगे तो वैल्यू 18 यूज होगी, num2 यूज करोगे तो 25 यूज होगी। इस तरीके से ये स्कैनएफ फंक्शन काम करता है। पर ये स्कैनएफ फंक्शन काम कर कैसे रहा है सर? ये प्रिंटएफ फंक्शन काम कर कैसे रहा है? मैंने तो इसका कोई लॉजिक लिखा नहीं, मैंने अपने प्रोग्राम में तो लिखा नहीं, तो फिर ये मेरे कंप्यूटर को समझ में कैसे आया कि स्कैनएफ से इनपुट लिया जाएगा और प्रिंटएफ से आउटपुट लिया जाएगा? तो ये इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है? एक फाइल होती है आपके सी प्रोग्राम के कंपाइलर के साथ ऑलरेडी आती है। टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें डेफिनेशंस होती हैं फंक्शंस की, कुछ वेरिएबल्स अगर हैं तो वो मैक्रोज वगैरह डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी। मतलब कि ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी कुछ ऐसी फाइल्स में आपको अलग अलग फाइल्स में डाल के दिए गए हुए हैं, जैसे कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ। मुझे नहीं बताना मेरे कंप्यूटर को कि प्रिंटएफ क्या काम करेगा, कैसे करेगा। वो ऑलरेडी उसका डेफिनेशन, उसका पूरा
वर्किंग किसी एक फाइल में स्टोर है, वो फाइल को मुझे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना है बस। अगर फाइल इंक्लूड हो गई तो फिर क्या होगा, वो जो प्रिंटफ और स्कैनफ है मैं अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा डायरेक्टली, और मेरा प्रोग्राम, मेरा कंप्यूटर सिस्टम समझ पाएगा कि ये प्रिंटफ और स्कैनफ चल क्या रहा है। ठीक है, अब ये हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h, जैसे कि आपकी टेक्स्ट फाइल होती है txt, है ना, डॉक फाइल होती है doc और docx, राइट, पीपीटी फाइल होती है .pptx नाम से होती है ना, मूवी फाइल जो होती है .mov या .mp4 टाइप की होती हैं, MVI भी होता है, जैसे कि आपकी इमेज फाइल होती है, इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन आता है JPEG आता है ना। तो ऐसे ही जो हेडर फाइल होती है उनका एक्सटेंशन होता है .h। तो कुछ हेडर फाइल आपके पास, जो हमारी स्कैनफ प्रिंटफ वाली हेडर फाइल है वो है stdio.h, ये इसमें होती है डेफिनेशन स्कैनफ और प्रिंटफ की। तो जब आप अगर प्रिंटफ और स्कैनफ आपके प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले प्रोग्राम में सबसे पहले ये ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, और ये ऐसे, ये जो ब्रैकेट है आपका ग्रेटर देन लेसर देन वाला, उसके बीच में लिखना पड़ेगा stdio.h। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, STD मींस स्टैंडर्ड IO इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल को आप प्रोग्राम में जोड़ लोगे, इसमें जो स्कैनफ और प्रिंटफ की डेफिनेशंस हैं वो आपके प्रोग्राम में जुड़ जाएंगी, आप यूज कर लीजिएगा प्रोग्राम। अगर आपने ये फाइल को नहीं इंक्लूड किया और प्रोग्राम लिख दिया तो आपके प्रोग्राम में एरर जाएगी, क्योंकि आपके प्रोग्राम को या आपके कंप्यूटर सिस्टम को समझ में ही नहीं आएगा कि ये प्रिंटफ का मतलब क्या है और स्कैनफ का मतलब क्या है। तो आपको अगर प्रिंटफ स्कैनफ यूज करना है, ये हेडर फाइल को इंक्लूड कराना जरूरी है। कुछ और स्टैंडर्ड फाइल है, स्टैंडर्ड लिब मींस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, math.h, जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं, लाइक स्क्वायर रूट के, पावर के, एटसेट्रा, एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पे हेडर फाइल्स होती है। चलिए, तो ये सेशन इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे एक बेसिक प्रोग्राम जब आप सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो वो किस तरीके से होता है, उसका पूरा प्रारूप, स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, और फिर वहां से हम आगे जाएंगे।